आज हम बात कर रहे हैं रेकी के कुछ सिद्धांतों की। रेकी के अंदर 5 सिद्धांत हैं जो हमें अपने जीवन शैली में डालने होते हैं। ये 5 सिद्धांत कौन से हैं, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं और फिर देखते हैं कि ये 5 सिद्धांत महत्वपूर्ण क्यों हैं और कैसे हम अपनी जिंदगी का इन्हें अहम हिस्सा बना सकते हैं। कोई भी साइंस क्यों ना हो, कोई भी आर्ट क्यों ना हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो न्यूचुरोपैथी हो, सबके अपने अपने सिद्धांत होते हैं। ऐसे ही रेकी के भी अपने सिद्धांत हैं। रेकी का सिद्धांत नंबर पहला कहता है, जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए, आई विल नॉट वरी, मैं चिंता नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए, आई विल नॉट बी एंग्री, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए, आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। जस्ट फॉर टुडे, आई विल गिव थैंक्स फॉर द मैनी ब्लेसिंग्स विच आई हैव, आज के लिए, सिर्फ आज के लिए मैं धन्यवाद दूंगा जो भी मेरी जिंदगी के अंदर सकारात्मक चीजें हैं उनके लिए। जस्ट फॉर टुडे, आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग थिंग, और सिर्फ आज के लिए मैं लोगों के लिए अपने मन के अंदर काइंडनेस रखूंगा, उन लोगों की केयर करूंगा। इस तरह के 5 सिद्धांत रेकी के अंदर बताए गए हैं। यानी कहते हैं वरी मत करो, एंगर मत रखो, काम ऑनेस्टली करो, ग्रेटिट्यूड रखो, थैंकफुलनेस रखो और काइंडनेस अपने मन में उत्पन्न रखो। इसको आप एक एक्रोनिम के माध्यम से, एक फार्मूले के माध्यम से याद रख सकते हैं। वाह टीके, वाह टीके, W फॉर वरी, A फॉर एंगर, H फॉर ऑनेस्टी, T फॉर थैंक्स एंड K फॉर काइंडनेस। अगर आप रेकी को समझे हैं तो आप इतना तो जरूर समझें कि रेकी की आधारशिला एक तो है हमारी सोच, हमारी इंटेंशन, और इसका जो प्लेग्राउंड है वो है एनर्जी फील्ड। यानी हम अपनी इंटेंशन से रेकी ऊर्जा को आवाहन देते हुए दूसरे व्यक्ति की एनर्जी फील्ड को प्रभावित करके उसकी फिजिकल बॉडी को ठीक करने का काम करते हैं। हिंदू प्रथा के अंदर बोला गया कारण शरीर, यानी जो द रीजन वर्ल्ड को बिलोंग करता है, सूक्ष्म शरीर जो एनर्जी वर्ल्ड को बिलोंग करता है, जो फीलिंग्स के बारे में बात करता है, और स्थूल शरीर जो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करता है। इस पिरामिड के अंदर हम हैं। यानी पहले कारण, फिर सूक्ष्म और फिर स्थूल। हम व्याधि को फिजिकल लेवल पे ठीक करने की कोशिश के बजाय एनर्जी लेवल पर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी लेना देना हमारा सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर से है। अगर फिजिकल वर्ल्ड में ठीक करना और हाथ ही ना हो तो हाथ दबाएंगे कैसे, दिक्कत आएगी। तो हमें जब एनर्जी वर्ल्ड में काम करना है तो हमारी एनर्जी कैसी है उसको हमें ठीक करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने थॉट्स पर और अपनी फीलिंग्स पर काम करना पड़ता है। वरी क्या है, एंगर क्या है, थैंकफुलनेस क्या है। तो एक्यूप्रेशर में भी, साउंड हीलिंग के अंदर भी जब हम बहुत सारी व्याधियों को ठीक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी व्याधियां होती हैं, ऐसी डिजीजेस होती हैं जो बार बार रिलैप्स करती हैं। तो अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है जिसको मैं ठीक करता हूं, वो चला जाता है, फिर आता है 6 महीने बाद सर फिर हो गया, ये अल्सर फिर हो जाता है, ये अल्सर फिर, ये ट्यूमर फिर हो जाता है, कभी यहाँ हो जाता है, कभी गिल्टी यहाँ बन जाती है, कभी गिल्टी यहाँ बन जाती है। तो फिर हम काम करते हैं व्यक्ति की सोच पर, व्यक्ति की फीलिंग्स पर। हम बोलते हैं अच्छा बताइए आप किस तरह की फीलिंग ज़्यादातर आपको प्रिडोमिनेट करती हैं। इसके लिए कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं, वो क्वेश्चनर्स भरवा लिए जाते हैं, उससे आपको पता लग जाता है कि कहाँ पर फीलिंग लेवल में दिक्कत है। हम बोलते हैं कि आप अपना टेम्परामेंट ठीक करिए, आपकी ये व्याधियाँ आपकी टेम्परामेंट से होके आ रही हैं, इनका फिजिकल वर्ल्ड से लेना देना कम और मेंटल वर्ल्ड या इमोशनल वर्ल्ड से लेना देना ज़्यादा है। तो वरी और एंगर जो है, वरी और एंगर का लेना देना भी कहीं ना कहीं रीजन वर्ल्ड से है। देखो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। 2010 में मैंने एक किताब लिखी, नो व्हेन समवन लाइज टू यू, कैसे पता लगाएं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे सच बोल रहा है कि झूठ। उसके अंदर लास्ट में मैंने एक चैप्टर लिखा, ऐसे बड़े झूठ जो हम अपने आप से बोलते हैं।
आई वरी बिकॉज आई केयर, मैंने उसमें लिखा है कि ये एक झूठ है। क्यों? आप केयर क्या, आप अगर केयर करते हैं तो कुछ कर दीजिए। वरी करने से मुझे कोई लाभ नहीं है। अगर मेरी तबीयत खराब है, आप मुझे चाहते हैं तो मेरे लिए क्या कर सकते हैं वो करिए। दैट मीन्स देर आर सम थिंग्स, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, जो आप कुछ कर सकते हो जिनके लिए, उसके लिए कुछ कर दो। और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए एक्सेप्ट कर दो, क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल है। जो चीज अनकंट्रोलेबल है आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यू आर नॉट ओमनिपोटेंट, आप हर तरफ आपकी पावर नहीं है। जब आप प्रेजेंट में लिव करते हो तो भी वरी कम हो जाती है, क्योंकि वरी नॉर्मली होती है फ्यूचर के लिए। मेरा तब क्या होगा, मेरा तब क्या होगा, मेरे पास पैसे कम है तब क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मैं चला गया तो इस तरह की वरी, इसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी की कैंडल कल बुझेगी जिसके लिए हम वरी कर रहे हैं, पर आज भी तो वो कंटिन्यूअसली बुझ रही है। और आज जब वो बुझ रही है तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो जब आज को एंजॉय नहीं कर रहे तो जब फ्यूचर आएगा तो और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो उसको एंजॉय नहीं करेंगे, तो टुमारो नेवर कम्स, व्हेनेवर टुमारो कम्स एंड कम्स इन द शेप ऑफ अनदर टुमारो, सो इट इज बेटर दैट वी स्टार्ट टू लिव इन द प्रेजेंट। और याद रखें, जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है। तो जब जंग है ही तो वरी क्या करना, कोई ना कोई मुसीबत तो आनी है। मुसीबत जब भी आए दो हिस्सों में तोड़ना है, एक वो जो कंट्रोल हो सकती है, एक वो जो कंट्रोल नहीं हो सकती है। जो कंट्रोल हो सकती है उसके लिए कुछ कर्म करना है, और जो कंट्रोल नहीं हो सकती है उसके लिए एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, तब जाके वरी हमारे से छूट पाएगी। एक अमेरिकन थियोलॉजियन हुए हैं, मतलब भगवान के ऊपर विचारक हुए हैं, उनका नाम है राइनहोल्ड नीबुर। उनका कहना है, 4 लाइनें उन्होंने लिखी, बहुत अहम है वो कहते हैं, गॉड grant me the serenity to accept the things that I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference between the two. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब वरी होती है तो वरी का अगला पड़ाव हो जाता है एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी को कहाँ से ठीक करा जाता है? ये एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं ये चीज़ें, उसको रूट चक्र से ही ठीक करा जाता है। तो कोई एंग्जाइटी वाला मरीज जाए तो समझ जाए वरी कर रहा है, रूट चक्र से ठीक कर दें। खुद आपको अपनी प्रॉब्लम हो, आप बड़े एंग्जाइटी के अंदर हो, आप बहुत वरी कर रहे हो, तो रूट चक्र पे हीलिंग देने से आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, आपकी वरी, आपकी चिंता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया था रूट चक्र क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। अरे मेरी जान, ये भी नहीं है मेरे पास, ये कैसे होगा, मेरे को कैसे खाना मिलेगा, मेरी क्या सिक्योरिटी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो इसका आंसर रूट चक्र को शांत करने में है। आपके साथ क्या होगा, रिलीजन कहता है, फिलॉसफी कहती है, आपके साथ क्या होगा इस पे आपका पूर्ण अधिकार नहीं है, पर जो भी आपके साथ क्या होगा उसमें आप रिएक्शन क्या करेंगे, इसके ऊपर आपका पूर्ण अधिकार है। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है द पावर ऑफ चॉइस। तो आपके पास पावर ऑफ चॉइस है कि आप कैसे आज जीते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। आप अमीर हैं या गरीब हैं, आपके पास संतान है या नहीं है, आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं हैं, आपके पास कोई कला है या नहीं है, आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं। डिड आई लाफ टुडे? कहते हैं हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने में। तो अपने आप से प्रश्न पूछिए, डिड आई लाफ टुडे? इफ नॉट तो हार्ट चक्र लीजिए और रूट चक्र लीजिए और इन पे हीलिंग दीजिए। ये आपकी वरी और एंजाइटी को खत्म करेंगे और आपकी मुस्कान को वापस लाएंगे। दूसरी इमोशन जिसके बारे में हमारे सिद्धांत बात करते हैं, वो कहते हैं भैया एंगर मत करिए। भाई गुस्सा तो आता ही है, तो आप कैसे को, किसकी नेचर है गुस्से की, आप उसको कैसे गुस्सा करना छुड़वाइएगा? नहीं, छोड़ने की बात नहीं है, पर इसकी फ्रीक्वेंसी कम तो हो सकती है। महत्वपूर्ण चीज़ों पर तो गुस्सा हो सकता है, बाकी गुस्सा जो है एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी के काम नहीं आई। अगर मैं आपको गुस्सा करके पढ़ाऊं तो आप भाग जाएंगे, अगर आप अपने बच्चे को गुस्सा करें तो बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा, अगर अपनी वाइफ को गुस्सा करें तो वाइफ डिवोर्स कर देगी। यानी कहने का मतलब है कहीं पर जब गुस्सा हेल्प नहीं करता तो आदमी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। ये पहली बात तो गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा तब आता है जब आपका गोल आप पूरा नहीं हासिल कर पाते। ये आपका, मान लीजिए ये आपका गोल है, मेरे को यहाँ जाना है, रास्ते में रोड़ा है, मैं जा नहीं पाता,
तो गोल ब्लॉकिंग जब होती है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, और फ्रस्ट्रेशन जब ज़्यादा होती है तब गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाता है, फ्रस्ट्रेशन गुस्से को बढ़ाती है। ये एक विशियस साइकिल है, इसमें आदमी फंस जाता है। क्यों? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड थे, आप घर आए, आपने अपने बीवी बच्चों को डांटा, अब ना बीवी बात कर रही है ना बच्चा बात कर रही है, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई। तो बताइए सिचुएशन कहाँ सॉल्व हुई? ये बात तो समझ में आती है, पर बंदा गुस्सा भी करता है। लेकिन अगर आप रोज 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 अपने आप को कहेंगे जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, तो कहीं ना कहीं तो इस गुस्से की सीमा के अंदर फर्क आएगा। देखिए, कई बार अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, स्कूल में हैं, कंपनी में हैं, एक लीडर हैं, कई बार गुस्सा करना पड़ता है। ये भी पीपल स्किल्स का एक हिस्सा है, आपको दिखाना पड़ता है। पर अंदर जले ना, और दूसरे को इस हिसाब से गुस्सा करें कि भाई वो इतना गुस्सा ना कर दें कि वो आपके अगेंस्ट ही हो जाए। इस चीज़ का गुस्सा करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। कभी फिर इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर गुस्सा है तो रूट चक्र के ऊपर हीलिंग देने की ज़रूरत है, और थर्ड आई चक्र जो आज्ञा चक्र होता है, जो आपकी सेंसेस को आज्ञा देता है। तो क्योंकि गुस्सा आप बाहर कर देते हैं, तो कोई आज्ञा मिलती है तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो इसको शांत करें, यहां पर हीलिंग दें, आपको गुस्सा कम आएगा। फिर कहते हैं कि मैं अपना काम आज के दिन ईमानदारी से करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। ये ऑनेस्टली क्या है? एंड आई विल बी थैंकफुल फॉर ऑल दी ब्लेसिंग्स विच गॉड हैज गिवन मी। क्यों? क्योंकि जब आप काम चोरी करते हैं, ऑनेस्टली का मतलब काम पूरा करना। अभी टीचर है, टीचर ने एक सब्जेक्ट एक चैप्टर कम पढ़ा दिया, पता है कि फाइनली मेरे को इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछना। जब नहीं पूछना तो बच्चे फेल नहीं होंगे, जब बच्चे फेल नहीं होंगे ना क्वेश्चन उठाएंगे, तो छोड़ो इस चैप्टर को। वैसे भी टीचर को जो आता है वो पढ़ा जाता है, और जो नहीं आता वो खा जाता है, और जो वो खा जाता है वो एग्जाम में नहीं है डुबा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑनेस्टी का मतलब अपना काम पूरा करना। अब कब आदमी काम पूरा नहीं करता? जब वो थोड़ा ग्रीडी होता है। जब उसके अंदर ग्रीड होती है तो वो कहता है यार कि इससे एक्स्ट्रा पैसे मिलें तो मैं और काम करूं, वरना मैं पूरा काम। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपका ये तो कर दिया है, इसके लिए एक सेशन और की ज़रूरत है, उसमें आइएगा, उसमें करूंगा। मुझे पता है आज अगर मैं करता तो ये काम हो जाता, फिर भी मैं अपनी ग्रीड के चक्कर में वो काम नहीं करता। तो जहाँ ऑनेस्टी आती है वहाँ ग्रीड खत्म होती है, और जहाँ थैंकफुलनेस आती है वहाँ पर भी ग्रीड खत्म होती है। क्वेश्चन ये है कि आपकी नज़र आपके पास जो चीज़ें हैं उसके ऊपर है, या दूसरे के पास जो चीज़ें हैं उसके ऊपर है। कई लोग होते हैं जो दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं कि मैं इससे क्या ले सकता हूँ। कोई होते हैं यार मेरे पास जितना है इनफ है, इसमें से कुछ दे सकते हैं तो दे देते हैं। तो रेकी करने के लिए आप देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। तो एटीट्यूड भी देने वाला होना चाहिए। अगर एटीट्यूड देने वाला नहीं है और लेने वाला है तो ये रेकी कैसे काम करेगी? क्यों? क्योंकि जिस एनर्जी पे ये काम करती है वो एनर्जी देने वाली एनर्जी है, लेने वाली एनर्जी नहीं है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, 8 एप्पल टेबल पे पड़े थे, आपका बेटा आया, 3 एप्पल वो ले गया। अब एप्पल कितने हैं? अब 3 आंसर हो सकते हैं। एक आप कहें कि 3 एप्पल हैं, एक आप बोलें कि 8 एप्पल हैं, और एक आप बोलें कि 5 एप्पल हैं। जो बोलता है 5 एप्पल हैं उसका लेना देना जो सामान उसके पास है उससे कि यार मेरे पास काफी हैं, ये इधर उधर ना हो जाए। वो कितने एप्पल हैं? वो कहते 3 एप्पल हैं, 3 वो ले गया है। तो आपका जो नजरिया है वो अभी तक वहां अटका हुआ है कि दूसरे के पास क्या है, जबकि एक्चुअल आंसर ये है एप्पल पहले भी 8 थे और एप्पल आज भी 8 हैं। तो जो पूरे दृष्टिकोण से चीजों को देख रहा है वो कह रहा है एप्पल तो अभी भी 8 है। तो आपको ये पूरे दृष्टिकोण डेवलप करना है। इस पूर्ण दृष्टिकोण को डेवलप करने के अंदर ऑनेस्टी जरूरी है और ग्रैटिट्यूड जरूरी है। इस तरह के एटीट्यूड से ही फिर रेकी ऊर्जा के अंदर हमें सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि रेकी ऊर्जा फीलिंग की, इंटेंशन की, विजुअलाइजेशन की, इस तरह से रेकी ऊर्जा काम करती है। अब हम दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम अपने में इंटरेस्टेड, और हम गिवर हैं, और हम वरिड भी नहीं हैं, और हम एंग्री भी नहीं हैं। लेकिन हम सेल्फिश हो सकते हैं। हम कह सकते हैं ठीक है भाई, मैंने किसी से कुछ नहीं लेना, जो मेरे पास है ठीक है, मैं दाल रोटी खा के गुजारा कर लूंगा, चलो भैया मैं तो अपना आराम से सोऊं। लेकिन रेकी कहती है नहीं, दूसरों की मदद करो। इसलिए 5वां प्रिंसिपल जरूरी है कि अब आपका झुकाव यह होना चाहिए कि भाई कैसे मैं आज सोने से पहले किसी व्यक्ति की मदद कर सकता हूं। इसीलिए कहा जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टुवर्ड्स एवरी लिविंग बीइंग।
रेकी कुत्ते पे भी हो सकती है, रेकी बिल्ली पे भी हो सकती है, रेकी बच्चे पे भी हो सकती है, रेकी प्रेग्नेंट वुमन पे भी हो सकती है, जो मरने वाला है उस पर भी रेकी हो सकती है। यानी हर लिविंग बींग पे रेकी पॉसिबल है। इससे पहले कि मैं सोऊं, अगर मेरे हाथ में ये पावर जागृत हो गई है, अगर मुझे समझ में आ गई है रेकी, तो मैं क्यों ना किसी को हील करके फिर सोऊं। ऐसा तभी पॉसिबल है जब अंदर का मौसम है वो आपको प्रोत्साहित करेगा कि आप इस तरह का कार्य करें। इसलिए ज़रूरी है कि ये 5 जो अहम हमारे सिद्धांत हैं, इन 5 सिद्धांतों को आप रोज़ देखें। हेल्थ इज़ एन एवरीडे अफेयर, मेंटल एटीट्यूड इज़ एन एवरीडे अफेयर। इसलिए आपको ये चीज़ रोज़ देखनी है। इसका एक चार्ट मैं आपको बना के देता हूँ, और अगर आप खुद बनाना चाहें तो आप बेशक खुद कंप्यूटर पे जाइए, 5 प्रिंसिपल्स लिखिए, इसका एक चार्ट निकालिए और इसको आप अपने रूम में आगे लगा दीजिए। रेकी रूम में भी लगाइए और अपने रूम के जहाँ आप सोते हैं उसके आगे भी लगाइए। लेकिन अगर रूम में और भी लोग हैं जो शायद इस चीज़ को ना ठीक समझें, तो जहाँ पे आपके पास अधिकार क्षेत्र हो वहाँ पे आप लगा दीजिए, जिसको आप रोज़ पढ़ पाएँ। एक सिंपल सा असूल है लाइफ का, जो मैं लोगों को अपने लेक्चर्स में कहा करता हूँ, जो मेरे लाइव सेमिनार्स होते हैं उसके अंदर, कि जो भी हम चेंज करना चाहते हैं, मैन इज़ अ क्रीचर ऑफ हैबिट। आप वो चीज़ बन जाते हैं जो आप रोज़ करते हैं, आप वो चीज़ कभी नहीं बनते जो आप कभी कभी करते हैं। और ये चीज़ अगर आपको अपनी बनानी है तो आपको इसे रोज़ करना है। तो आप इसको रोज़ पढ़ना चाहते हैं तो प्रिंसिपल जो मैं बताता हूँ वो है 1 आर्म लेंथ प्रिंसिपल। आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो 1 हाथ की दूरी पे होनी चाहिए। जो मुझे अभी चीज़ें पढ़नी है वो मेरी 1 हाथ दूरी पर है। जिनकी मैं पूजा करता हूँ वो मेरी 1 हाथ दूरी पर है। जो मैं स्किल आजकल मास्टर कर रहा हूँ वो मेरी 1 हाथ दूरी पर है। यानी जो भी आप बनना चाहते हैं, वो चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो रेकी हो चाहे वो कुछ और हो, प्रिंसिपल काम आता है। याद रखिए ज़िंदगी के अंदर 1 आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, वो सारी चीज़ें आपकी 1 हाथ की दूरी पे होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, इजी एक्सेस एकदम से। और जो दिखता नहीं है वो आदमी भूल जाता है। ये चीज़ें आपको बार बार दिखेंगी और आपको रीइंफोर्स करेंगी कि भैया मुझे कर, भैया मुझे कर। किताब कहती है मुझे पढ़, प्रिंसिपल कहेगा मुझे अपना। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इन सारे प्रिंसिपल्स को अपनी एक ऐसी जगह पे लगाएं जिसको आप रोज़ रोज़ देखें और अपनी ज़िंदगी के अंदर इन प्रिंसिपल्स को एक अहम हिस्सा बना लें।